नमस्कार, मेरा नाम गोविंद कुमार चौधरी है और आज बात करेंगे राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इनका जो है जन्म 26 जुलाई 1874 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहेब घाटगे था। लेकिन ये 10 वर्ष तक अपने पिताजी के साथ रहे थे और इसके बाद इनको जो है शिवाजी चतुर्थ की जो विधवा पत्नी थी आनंदीबाई मार्च 1884 में इनको गोद ले लेती है, क्योंकि शिवाजी चतुर्थ जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके जो मंत्री थे उन्होंने विश्वासघात करके उनको जो है कत्ल करवा दिया था। फिर इनका जो है पूरा देख रेख जो है हुआ था वही महल में ही। उसके बाद 20 वर्ष की अवस्था में 1894 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। उसके राज्याभिषेक होने के बाद की ये घटना है जो यज्ञोपवीत संस्कार से जुड़ी घटना। उस समय समाज में ब्राह्मणों का धार्मिक कार्यों पर एकाधिकार था। वेद के मंत्रों का उपयोग केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, जबकि बाकी समुदाय धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पुराणों पर आधारित मंत्रों का इस्तेमाल करते थे। मतलब उस समय जो ऐसी स्थिति बन गई थी जो केवल ब्राह्मण जो है एकाधिकार कर लिए थे सब कुछ पर, धर्म पर। वे जो है वेद मंत्रों का इस्तेमाल करते थे और अन्य किसी जाति को वो इस्तेमाल नहीं करने देते थे, मतलब उच्च जाति को छोड़ के। जबकि बाकी समुदाय जैसे जो भी अदर कास्ट है, लोअर कास्ट, उसमें जो तथाकथित थे उनको जो है पुराण में जो मंत्र होते थे उनका इस्तेमाल करने दिया जाता था। 1901 में जब छत्रपति साहू महाराज सुबह की पूजा करने नदी पर गए, तब इनके जो राजपुरोहित थे उनको इन्होंने पूजा के लिए बुलवाया। तब वे पुराणों के मंत्र का इस्तेमाल करने लगे, जिससे इन्होंने बोला जो आप जो है पुराने के मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मतलब मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्योंकि राजा के बेटे थे। तो पुरोहित ने कहा नहीं, आप जो है आपके जो मतलब पिताजी है वे नीची जाति से थे, इसीलिए हम आपको वेद मंत्र नहीं आपसे मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं आपके लिए। तो इस पर जो है इनको क्रोध आया और इन्होंने एक अन्य ब्राह्मण पंडित जो थे नारायण भट्ट सेवेकरी, उनको बुलाया। उसके बाद जो है उस पर जो है, लेकिन जब उनको बुलाया गया जो यज्ञोपवीत उनसे करवाने के लिए, तब जो कोल्हापुर के जितने ब्राह्मण सब थे उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और उनको जो है समाज से बाहर तक करने का धमकी दिया गया नारायण भट्ट सेवेकरी जी को। इस अपमान से आहत होकर साहू महाराज ने अपने राजपुरोहित को पद से हटा दिया। उन्होंने इस घटना को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा, न कि व्यक्तिगत रूप में। उन्होंने अनुभव किया जो जब मैं इतने ऊंचे पद पर, मतलब मैं राजा होकर मेरे साथ ये लोग इतना व्यवहार करते हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति होंगे उनके साथ ये लोग कितना दुर्व्यवहार करते होंगे। इस घटना के बाद साहू महाराज ने सामाजिक समानता के लिए कई बड़े और साहसिक कदम उठाए। उसके बाद देखते हैं जो आरक्षण के जनक साहू महाराज। तो इससे जो हम पिछली घटना देखते हैं वह है 1901 में, जब वे जो घटना हुई उसके बाद 1902 में उन्होंने क्या करते हैं, आरक्षण लागू करते हैं। साहू महाराज ने न्याय एवं समता की स्थापना के लिए जो कदम उठाए वह दशकों बाद भी आज़ाद भारत की सरकारें नहीं उठा पाई। 1902 में उन्होंने राज्य कार्य के लिए सभी क्षेत्रों में उच्च जातियों का वर्चस्व कम करने के लिए तथा जो तथाकथित पिछली जातियां हैं उनको 50% आरक्षण पद पर आरक्षण दिया गया, जो वर्तमान में भी अभी उतना आरक्षण जल्दी नहीं आ पाया था। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके कई साल बाद आया था। उल्लेखनीय है कि सन 1894 में जब साहू महाराज का राज्याभिषेक हुआ था 1894 में, तो उस समय कोल्हापुर के जो 71 पद थे प्रशासन में, उनमें से 60 पर केवल ब्राह्मण ही थे और एक लिपिकीय पद होता था उसमें 500 पद थे राज्य में, उसमें केवल 10 ही गैर ब्राह्मण थे, मतलब 490 पद जो है वो ब्राह्मण के अंदर ही थे। तो इसी को कम करने के लिए उन्होंने जो आरक्षण लाया, उसके बाद जो है 1912 में 95 पदों में से केवल 35 पर ही ब्राह्मण रह गए थे, बाकी सब पर जो है अन्य जाति के लोग भी आ गए थे। फिर है विद्यालय एवं छात्रावासों की स्थापना।
साहू महाराज को ज्ञात था कि बिना शिक्षा के पिछड़े वर्गों का उत्थान नहीं हो सकता है। इसीलिए 1912 में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना प्रारंभ की। इस निर्णय से ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों दोनों में शिक्षा का स्तर बढ़ा और जो प्राथमिक विद्यालय थे उनकी संख्या एकाएक दोगुनी हो गई जब इन्होंने स्थापना की विद्यालयों की। तो क्योंकि उस समय जो है बहुत सारे जो लोग सब थे वे निचली जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया करते थे। तब इन्होंने जो है उस विद्यालय की स्थापना की और सभी के लिए अनिवार्य कर दिया शिक्षा। मतलब लोग जो है वो अगर नहीं भी चाहे पढ़ना फिर भी उनको अनिवार्य है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा और शिक्षा निःशुल्क थी, उनमें रुपया नहीं लगता। फिर उन्होंने आवासीय विद्यालयों की स्थापना की और कई छात्रावासों का निर्माण करवाया। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों जैसे पंचल जाति, देवदान जाति, नाभिक जाति, शिल्पी, संभर, इसके साथ ही मुसलमान और ईसाइयों के लिए भी छात्रावासों की व्यवस्था की ताकि जो है उनमें जो है आपसी बैर ना हो, वे सब जो है पढ़ाई कर सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें। फिर है महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य। साहू महाराज महिला अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में महिलाओं की क्षमता और को पहचाना और उनकी शिक्षा एवं सशक्तिकरण सुरक्षित करने के लिए कार्य किया। उन्होंने देवदासी प्रथा, जिसमें लड़कियों को भगवान को समर्पित किया जाता था, उस पर प्रतिबंध लगाया, एक कानून बनाया और 1970 में विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया और बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। मतलब समझ सकते हैं जो वे जो है धार्मिक और जातीय एकता के साथ ही वे चाहते थे जो महिला जो है उनको भी समान अधिकार प्राप्त हो, उनको भी जो समाज में वो भी आगे आ सके। उनको जो है उन्होंने महिला की जो समझ है, जो महिला जो है क्या कर सकती है, उनकी क्षमता बहुत है, उसमें पोटेंशियल, और इसीलिए जो है उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और उन्होंने देवदासी प्रथा जो थी उस समय व्याप्त थी, जिसमें जो बच्चियां होती थी उनको मंदिर में दान कर दिया जाता था और वे जो भगवान होते थे मंदिर के उनकी वो सेवा करती थी। तो जब प्रारंभ में ये बने थे, देवदासी प्रथा प्रारंभ हुई थी, उस समय ये था जो देवदासी जो होती थी वो एक तरह से मंदिर की जैसे पुजारी होते हैं वर्तमान में, वैसे पुजारी हुआ करती थी। लेकिन समय के बदलते परिवेश में ये देवदासी जो है इनको जो पुजारी होते थे या अन्य लोग होते थे जो मंदिर की देखरेख करते थे, वे उनके साथ गलत व्यवहार करने लगे, उनके साथ जो है उनको परेशान करने लगे, जिससे जो है देवदासी एक उपभोग की वस्तु बन गई थी। भगवान के नाम पर जो है लोग पाखंड करने लगे थे, पाखंड की वस्तु बन गई थी। इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य था, इन्होंने किया। फिर उन्होंने 1970 में विधवा पुनर्विवाह को भी वैध बनाया, जिससे जो है विधवा दोबारा विवाह कर सकती थी। फिर है बंधुआ मजदूरी का अंत। ये जो बंधुआ मजदूरी है, आप समझ सकते हैं जो कि कोई भी व्यक्ति होता था उसको एक बार अगर बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था तो वो आजीवन जो है उस व्यक्ति जो मालिक होते थे उनके दास बन जाते थे, उनके जो है अंदर काम करते थे। आप समझ सकते हैं जो ये बहुत ही विकट समस्या थी, जिसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार जो है 1975 में, मतलब 47 में देश आज़ाद हुआ है और लगभग 28 वर्ष के बाद जो है उन्होंने भारत सरकार जो है इस पर कानून बना पाई। लेकिन साहू महाराज ने 1920 में ही कोल्हापुर में यह समाप्त कर दिया था, 1920 में, मतलब आज़ादी से भी पहले ही। और इसकी एक साल पहले जो 1919 में उन्होंने जो महार जाति है उनको दास बनाया जाता था, तो उसको भी जो है ख़त्म कर दिया था, उनको भी समाप्त कर दिया था। जो आप महार जाति जो है उनको दास श्रमिक के रूप में मजदूरी नहीं करवा सकते थे। फिर है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के मददगार। जब महाराज को बाबा साहेब की तीक्ष्ण बुद्धि के बारे में पता चला तो वे खुद पता लगाकर उनसे मिलने गए ताकि उन्हें आवश्यकता अनुसार कोई भी सहायता दी जा सके। मतलब भीमराव अंबेडकर जी जो है ये इस समय में काफ़ी प्रचलित हो गए थे और ये
बहुत ही पढ़ने में इनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी। तब जो है ये साहू महाराज जो है, जब इनको पता चला तो ये स्वयं ही भीमराव अम्बेडकर जी का पता लगाकर उनको जो है उनसे मिलने गए और उनके जो मतलब उनसे पूछे उनको कोई आवश्यकता है तो उनको मदद कर सकते हैं। 1917 से 21 के बीच में दोनों में कई बार मुलाकातें की और मुलाकात में जो है ये दोनों जातिगत जो भेदभाव उस समय में होती थी उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए संभावित उपायों पर चर्चा करते थे। ये इसमें क्या किया जा सकता है, इस पर क्या किया जा सकता है। तो ये चर्चा करते थे। तो इन्होंने सोचा जो इसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन होना चाहिए ताकि जो है इस पर हम अपने विचार को जो है प्रसारित कर सकें। तो 1920 में इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें साहू महाराज ने अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया इस सम्मेलन का, क्योंकि उनका मानना था कि अम्बेडकर ही जी ऐसे नेता है जो समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। अन्य जो है अम्बेडकर जितने योग्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अम्बेडकर उस समय में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे जो दलित जाति से आते थे। तो इसीलिए उनको जो है सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। 1921 में डॉक्टर अम्बेडकर जो है अपना एक मूकनायक समाचार पत्र जो है वो चालू करते हैं 1921 में। तब साहू महाराज ने 2500 रुपये दान दिए और बाद में भी और दान करते रहे, जो उनको सहयोग लगा वो सहयोग करते रहे। उनका जो है साथ जो है लगभग 1922 ईस्वी तक रहा, जब साहू महाराज की जब मृत्यु हो गई। तो मतलब ये जो है समझ सकते हैं इनका जो है 1917 में इन दोनों का जो मिलन होता है, इन दोनों को जो परिचय होता है और 1922 तक मृत्यु पर्यंत तक ये दोनों एक दूसरे की मिलते जुलते रहे, मदद करते रहे। समाज सुधारक जो साहू महाराज है इनकी मृत्यु 6 मई 1922 को हुई। 6 मई 1922 को मृत्यु होती है और उसके बाद इनके जो ज्येष्ठ पुत्र है राजा राम तृतीय, ये कोल्हापुर के महाराज बनते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष: साहू महाराज का जीवन और कार्य दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व और सामाजिक सुधार की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। शिक्षा, सामाजिक न्याय और शोषितों के उत्थान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उनकी चिरस्थायी विरासत का प्रमाण है। अपने कार्यों से केवल वे अपने व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बदले, बल्कि अपने समय के सामाजिक कुरीतियों को भी नया रूप दिए और उसको दूर किए। साहू महाराज का योगदान हमें एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में समावेशित समानता और करुणा के महत्व की याद दिलाता है। साहू महाराज बहुत ही प्रसिद्ध है और जो कोल्हापुर जो है उसमें इन्होंने जाति प्रथा का उन्मूलन किया। इन्होंने जो है सभी जातियों को जो है समान अधिकार दिए और जो है महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। ये बहुत महान समाज सुधारक में इनकी गिनती होती है। धन्यवाद। मेरा प्रस्तुति यहीं समाप्त होता है।